सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आपके डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का जो नया राजन सीरीज है 2025 संस्करण, उसके सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को मैंने करा दिया है सॉल्व, और अति लघुत्तरीय प्रश्नों में भी 80 प्रश्न जो है मैं करा चुका हूं। और आपके यहाँ पे बस 12 प्रश्न बचे हुए हैं जो इस क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। ये आपके अति लघुत्तरीय का 5वां पार्ट होगा, क्योंकि 4 पार्ट हम कर चुके हैं 20-20 प्रश्न करके, और यहाँ पे आज जो है सभी अति लघुत्तरीय प्रश्न जो हैं आपके वो समाप्त हो जाएंगे। ठीक, तो अब इस क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। इस क्लास को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोग जो हैं वो इस क्लास को अटेंड कर पाए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न क्या 81 क्या कह रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और थोड़ा सा बारीकी यहाँ पे आपको अपनाना है ताकि आप सही ऑप्शन चूज कर पाए। ठीक है, ये एक प्रतिबंध होता है, मैं आगे आपको एक्सप्लेन करता हूं। चलिए देखिए, पहले प्रश्न देखिए, आप लोग पढ़िए। निम्नांकित चित्र में यदि AC बराबर BD है, AC बोल रहा है कि AC भुजा जो है, ये वाली जो भुजा है, ये बराबर है किसके? BD भुजा के, यानी कि इसके, ये B और D, AC BD के बराबर है, BC AD के बराबर है, B और C यानी कि ये वाली भुजा, ये बराबर है इस वाली भुजा के, ठीक, AD के। तो निम्नांकित कथनों में कौन सा सत्य है? अब पूछ रहा कि यहाँ पे ये 3 कथन दिए गए हैं, तो इनको पढ़िए। देखिए, त्रिभुज ABC और ये चिन्ह क्या होता है, ये तो आप जानते हैं, इक्वल टू, ये बराबर का चिन्ह होता है, और ये चिन्ह जो है ये आपका, जो इसके ऊपर आप ऐसे लाइन देख रहे हैं वेव की तरह, ये क्या है? ये डिनोट करता है सर्वांग समता। देखिए दोनों त्रिभुज हैं दोनों तरफ, और बीच में ये सर्वांग समता का चिन्ह है। सर्वांग समता के 3 प्रतिबंध होते हैं, आपको पता है, भुजा भुजा भुजा, जिसे हम लिखते हैं साइड साइड साइड। जब किसी 2 त्रिभुज में सभी भुजाएं जो बराबर होती हैं, तो ऐसे में क्या होता है, सभी संगत भुजाएं जब बराबर होती हैं तो ऐसे में 2 त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। फिर साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा, या फिर कोण भुजा और कोण, ये 3 प्रतिबंध होते हैं जब 2 त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होते हैं। 2 त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो, अगर सर्वांग सम हैं तो उनके सभी कोण बराबर होंगे, सभी भुजाएं बराबर होंगी, मतलब बिल्कुल इक्वल डिट्टो सेम ही त्रिभुज होंगे। ठीक, तो ये हो जाता है सर्वांग समता। और समरूप में क्या होता है? समरूप में मतलब कि उसका रूप सिमिलर है, देखने में छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन बाकी चीजें जो हैं वो सेम होती हैं। ठीक, तो सर्वांग समता और समरूपता 2 चीज है, दोनों मैंने आपको क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस करके बताया है। तो अगर आपने क्लासेस नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। अब इसके आगे यहां पे हम बढ़ते हैं। देखिए सभी ऑप्शंस में आप देखिए त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC। अब त्रिभुज ABC है कहां? देखिए ABC, ये वाला त्रिभुज, जो पहला वाला आपको इधर वाला दिख रहा है बाएं तरफ वाला, वो आपका त्रिभुज किसके सर्वांग सम है? कौन से त्रिभुज के? त्रिभुज ABD के, ABD इस वाले त्रिभुज के, या त्रिभुज BDA और त्रिभुज BAD। यहां पे क्रम बहुत मायने रखता है, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया कि भुजा भुजा भुजा, इसमें जब संगत भुजाएं बराबर होंगी तभी सर्वांग समता होगी। यहां पे अब देखिए दोनों त्रिभुजों में कि संगत भुजाएं बराबर हैं कि नहीं है। देखिए दोनों त्रिभुजों में एक ये जो भुजा है AB, ये दोनों त्रिभुजों में कॉमन है,
चाहे आप ए बी डी ये त्रिभुज बना लीजिए, ए सी बी बना लीजिए, या ए बी सी, दो त्रिभुज आपको दिख रहे हैं बनते हुए, और दोनों त्रिभुजों में ये भुजा जो है वो कॉमन है, यानी कि ये भुजा तो पहले ऑलरेडी ही बराबर है। ठीक है, तो ए जो आपका त्रिभुज ए बी सी दिया गया है, ठीक, ये ए बी भुजा जो है वह ऑलरेडी बराबर है। तो यहां से अगर हम शुरुआत करते हैं, मानते हैं ये हमारी पहली भुजा है, तो जो त्रिभुज बनेगा दूसरा वाला जो सर्वांगसम होगा वो त्रिभुज क्या हो सकता है, या तो ये भी ए बी से शुरू होगा, या फिर किससे शुरू होगा, बी ए से शुरू होगा। यही दो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि देखिए काउंटिंग यहां पे देखिए 1 2 3, 1 और 2 ए बी पहले आ रहा है, तो यहां भी क्या, यहां भी पहले ए बी या बी ए आना चाहिए, ए बी या बी ए आना चाहिए, तभी ये भुजा काउंट होगी। सबसे पहले जब त्रिभुज बनाया जा रहा है तो दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं आनी चाहिए। पहले त्रिभुज में पहले ये भुजा आ रही है, तो दूसरे त्रिभुज में भी पहले ये वाली भुजा आनी चाहिए। और दो तरीके से आ सकती है, या तो ए बी करके आ जाए या तो बी ए करके आ जाए। ठीक, अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद देखिए यहां पे ए बी भुजा आई, उसके बाद बी सी भुजा आ रही है। जो हमारा त्रिभुज ए बी सी है, इसमें पहले ए बी भुजा आई, पहले ए बी भुजा आई, फिर बी सी भुजा आ रही है। अब इसमें देखिए फिर वही भुजा आनी चाहिए इस त्रिभुज में भी। ठीक, तो ए बी या बी ए इस तरीके से बनेगा, और जो बी सी भुजा के संगत भुजा है वह कौन सी है, वह देखिए ये डी ए या ए डी बोलिए, ये वाली भुजा देखिए, ये वाली इसके बराबर है, यानी कि इसको आप 2 बोल रहे हैं, यहां पे 2 नंबर बी सी भुजा। ठीक, तो ये आपका 2 नंबर है। अब चाहे आप 1 से 2 ऐसे ही आएंगे। ठीक, तो ये बी ए और उसके बाद ए डी, ए और डी। ठीक, जो बीसी भुजा के संगत भुजा है, बीसी भुजा के संगत भुजा है, वह कौन सी है, डीए या एडी बोल सकते हैं। तो एडी हमारा यहाँ पे बन रहा है, फॉर्म हो रहा है। अगर हम इधर चले जाएंगे ए बी और उसके बाद फिर डी जाएंगे, तो हमको ये बी डी भुजा मिलने लगेगी। ठीक, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि देखिए ए बी पहले हमको भुजा चाहिए, तो हमने 2 ऑप्शन हमको हैं, या तो ए बी इस तरीके से ले लें या बी ए करके ले लें। तो बी ए करके ले रहे हैं या ए बी करके ले रहे हैं, तो इसके बाद हमको चाहिए बीसी भुजा। बीसी भुजा के संगत कौन सी भुजा है इस त्रिभुज में, तो वो है यहाँ पे बीसी भुजा के संगत भुजा डी ए या ए डी करके हमको मिल सकता है। तो जब हम बी से ए आएंगे तभी फिर उसके बाद ए से डी जाएंगे, तो इसलिए ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक, ये छोड़ दीजिए, ये त्रिभुज नहीं होगा। आपका जो सर्वांगसम त्रिभुज होगा, त्रिभुज ए बी सी के सर्वांगसम त्रिभुज होगा त्रिभुज बी ए डी, त्रिभुज बी ए डी, जो कि ऑप्शन 3 में यहां पे दिया गया है। ये आपका सही उत्तर होगा। आपके सीरीज में गलत सॉल्यूशन दिया गया है, तो उस पे मत जाइएगा। ठीक है, हमको संगत भुजाएं जब बराबर मिलेंगी तभी हमारे त्रिभुज जो है सर्वांगसम होगा। ठीक, तो ये दोनों गलत हैं। क्यों गलत हैं, त्रिभुज यहां पे पहले ऑप्शन में आप देख भी लीजिए, आप त्रिभुज ए बी सी है। अब ए बी, पहले ए बी भुजा आ रही है, फिर बी सी भुजा आ रही है। देखिए ए बी भुजा आ रही है, फिर बी सी भुजा आ रही है, और इसमें देखिए इसमें पहले ए बी भुजा आ रही है, फिर बी डी भुजा आ जा रही है। तो बी और डी हमको चाहिए बी सी के संगत। ठीक, जो कि आ रहा है बी डी, तो इसलिए ये नहीं होगा। अब इसके बाद देखिए इसमें दूसरे ऑप्शन में ए बी सी। ठीक, पहले ए बी भुजा आई और उसके बाद बी सी भुजा आई, पहले ए बी भुजा आई फिर बी सी भुजा आई इस त्रिभुज में। अब दूसरे त्रिभुज में चलते हैं, पहले बी डी भुजा आ गई, पहले पे ही बी डी भुजा आ गई। पहले पे हमको क्या चाहिए, ए बी के संगत ए बी ही रहेगा या बी ए रहेगा, तो ये भी गलत हो गया। और ये आप देखेंगे तो बिल्कुल सटीक आ रहा है, तो यही जो होगा, यही दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे। ठीक, तो बिल्कुल अच्छे से ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा।
अब इसके आगे देखते हैं हम लोग। प्रश्न क्या 82 है, ऋण ब्रैकेट के आगे ऋण लगा है 4 - 17 धन, फिर ब्रैकेट में है 10 × 3 और ऋण 5 का सरलतम मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए, जब भी इस तरीके के प्रश्न आपके सामने आए कि आपको सरल करना है, तो मैंने आपको बताया हुआ है, सबसे पहले ब्रैकेट जहां देख रहे हैं आप, उन ब्रैकेट्स को आपको इन क्रम में सॉल्व करना है। सबसे पहले छोटा, फिर मझला, फिर बड़ा ब्रैकेट, और उसके बाद कहीं पे फिर आपका भाग, गुणा, जोड़, घटाना, इस क्रम में आपको सॉल्व करना है। तो आपको पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट्स में क्या हो रहा है देख लीजिए, 4 में से 17 घट रहा है, तो यहां पे घटा लीजिए, तो क्या बचेगा -13, फिर धन, यहां देखिए ब्रैकेट में 10 का गुणा हो रहा है 3 में, तो ये कितना हो जाएगा 30 ब्रैकेट में, और -5। अब इसके बाद देखिए यहां ब्रैकेट हटाएंगे तो अंदर -13 है, बाहर माइनस है, माइनस का गुणा माइनस में होगा, प्लस हो जाएगा, ये +13 हो गया, ये +30 हो गया, और ये -5 हो गया। अब 13 और 30 43 हो गए, और -5 कितना बचेगा 38। तो यही 38 जो हो जाएगा, यही सरलतम मान हो जाएगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो बहुत ही आसान प्रश्न। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 83 है, x² - 7x + 6 = 0 को हल कीजिए। ठीक, ये प्रश्न 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है, x² - 7x + 6 = 0 को हल कीजिए। तो ये एक द्विघातीय समीकरण है। अब इसको हल करने के लिए पहले इसका गुणनखंड आपको करना होगा। तो गुणनखंड करने के लिए साफ साफ दिख रहा है कि 7x को अगर हम -6x और -x लिख दें, तो इसका गुणनखंड बहुत ही आसानी से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x² का गुणन जो गुणांक है, कोफिशिएंट है, वह है 1, और यहाँ पे जो c है कांस्टेंट है 6। तो a × c आपको कितना मिल गया, 1 × 6 यानी कि -6 मिल गया। और जो b की वैल्यू है -7, इसको आपको दो पदों में ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पे आपका 6 के बराबर आ जाए और जोड़ने पे -7 के। तो दो पदों का गुणा धनात्मक चाहिए और दो पदों का जोड़ ऋणात्मक चाहिए, तो हम दोनों ऋण में तोड़ेंगे। तो यहां से -6 - 1 में तोड़ेंगे तो गुणा -6 आ जाएगा, और जो जोड़ होगा -6 और -1 का, वह -7 आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से अब यहां से हम -6 और -1, इसका मतलब क्या हुआ, -6 और -1x, जिसको -x लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए, पहले दो पदों में कॉमन लीजिए x, तो ये हो गया x - 6। पहले दोनों पदों में हमने क्या कॉमन लिया, x, तो यहां बचा x - 6, और यहां पे कुछ कॉमन हमको दिख नहीं रहा है, -1 कॉमन ले लेंगे, तो यहां भी x - 6 ब्रैकेट में हो जाएगा। ठीक, ये वाला हटा दीजिए, बराबर 0। अब दोनों जगह x - 6 है, तो x - 6 कॉमन ले लीजिए, दोनों जगह से x - 6 बाहर निकालना है, यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचा है -1 बराबर 0। ये आपका जो समीकरण दिया था, उसका गुणनखंड आपको मिल गया। लेकिन यहाँ प्रश्न पूछा है क्या है, हल करने को बोला है। जब हल करने को बोलता है, तो इसका मतलब ये पूछ रहा है आपसे कि x का वह मान आप बताइए जिसके लिए ये समीकरण जो है दोनों पक्ष बराबर हों, यानी कि x के वो मान आपको बताने हैं जिसके लिए समीकरण के दोनों पक्ष बराबर होंगे। x का यहाँ पे हम क्या मान रख दें कि दोनों पक्ष बराबर हो जाए, ये आपको निकाल के बताना है। हल करने का, समीकरण को हल करने का मतलब यही होता है, क्योंकि ये ऐसे जो समीकरण होते हैं, वहां पे क्या होता है कि x के आपको दो मान मिलते हैं जिसके लिए जो होता है दोनों पक्ष बराबर होते हैं। तो यहां पे अब हम क्या करेंगे, यहां पे x - 6 बराबर लिख सकते हैं 0/x - 1 को उधर भेज देंगे तो 0 के बटे में हो जाएगा, 0 के बटे में कुछ 0 ही आएगा। तो यहां से हो सकता है आपका x का जो मान आ जाएगा, -6 को उधर भेजेंगे, -6 हो जाएगा। एक मान आपको मिल गया x बराबर 6,
और इसी तरीके से अगर x माइनस 6 को बराबर के उधर भेजेंगे तो शून्य के बटे में हो जाएगा। तो इस तरीके से होगा x माइनस 1 बराबर 0 और x बराबर 1। ये x का दूसरा मान आपको मिल गया। अब x बराबर 1 यहाँ आप रखेंगे तो भी आपको ये 0 मिलेगा और x बराबर 6 रख देंगे तो भी लेफ्ट हैंड साइड जो आपको मिलेगा वह 0 मिलेगा। ठीक, तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से ये आप हल निकाल लोगे। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 84 है। 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 कम है, एक पुस्तक का मूल्य ज्ञात कीजिए। 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है और ऐसा ही बिल्कुल सिमिलर प्रश्न जो है हमने इसी अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में किया है। अब देखिए 7 पुस्तकों का मूल्य, सबसे पहले मान लेते हैं कि एक पुस्तक का जो मूल्य है वह x रुपए है। ठीक, तो 7 पुस्तक का मूल्य कितना हो जाएगा 7x और 5 पुस्तक का कितना मूल्य हो जाएगा 5 गुणे x। अब बोल रहा है कि 7 पुस्तकों के मूल्य से जो 5 पुस्तकों का मूल्य है वह 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपए कम है। तो 7 पुस्तकों के मूल्य में से 5 पुस्तकों का मूल्य घटा दीजिए तो कितना आना चाहिए 14 आना चाहिए। ये आपको एक समीकरण मिल गया जो यहाँ पे दिया हुआ है प्रश्न में, उसके अकॉर्डिंग 7x में से 5x घटाएंगे तो 2x बचेगा, 2x बराबर 14, x बराबर हो जाएगा 14/2, यानी कि मान कितना आ गया 7, यानी कि एक पुस्तक का मूल्य जो हो गया वह 7 रुपए होगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 85 है। a प्लस 1/a बराबर 3, तो a स्क्वायर प्लस 1/a² का मान ज्ञात कीजिए। तो ये हो जाएगा आपका a प्लस 1/a बराबर 3 दिया गया है आपको और a स्क्वायर प्लस 1/a² का मान आपको निकालना है। तो कुछ नहीं करिए, यहाँ पे दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दीजिए। आप लिखिएगा ये हमको दिया गया है, दोनों पक्ष का वर्ग करने पर ये आप लिख सकते हैं। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये होता है a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी का मान कितना है 1/a प्लस b स्क्वायर यानी कि 1/a का होल स्क्वायर और इधर 3 का स्क्वायर 9। अब ये a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू 1/a, तो ये बटे में है, ये अंश में कट जाएगा, धन 2, 1 का स्क्वायर 1 और नीचे हर का स्क्वायर a का स्क्वायर a², ये 9 और ये हो गया a स्क्वायर प्लस 1/a² प्लस 2 को हमने उधर भेजा, 9 में से घट गया, बचा क्या 7। तो यही हमसे पूछ रहा था a स्क्वायर प्लस 1/a² का मान कितना होगा, तो इसका मान हो जाएगा 7। बहुत ही आसानी से 3 लाइन में हमने कर दिया। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 86 है। एक बगीचे में 2025 पौधे लगे हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हैं जितने की बागीचे में कुल पंक्तियां हैं। प्रत्येक पंक्ति में कुल कितने पौधे लगे हैं, ये प्रश्न भी हमने इसी अति लघु उत्तरीय में किया है। तो देखिए मान लेते हैं कि जो है एक पंक्ति में कुल x पौधे जो है वह लगे, x पौधे लगे हैं। तो बोला है यही प्रश्न में कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हैं जितने की बागीचे में कुल पंक्तियां हैं। तो पंक्तियों की संख्या कितना हो जाएगा, पंक्तियों की संख्या जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, वह भी x होगा, क्योंकि बता दिया कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हैं कि जितने बगीचे में पंक्तियां हैं। तो x पौधे एक पंक्ति में लगे हैं और पंक्तियों की भी जो संख्या है वह x है। तो बगीचे में कुल पौधे कितने होंगे, कुल पौधों की संख्या अगर निकाली जाए तो वह कितना आना चाहिए, वह आना चाहिए एक पंक्ति में x जो पौधे हैं उसका गुणा कर लीजिए जितनी पंक्तियां हैं, यानी कि x। ठीक, अब कुल पौधों की संख्या आपको दिया है 2025, ये बराबर हो गया x² के, और x बराबर लिखना चाहें तो स्क्वायर को उधर भेज देंगे, 2025 अंडर रूट में हो जाएगा और 2025 किसका वर्ग होता है 45 का। ठीक, तो ये x का मान कितना आ जाएगा 45, यानी कि एक पंक्ति में 45 पौधे लगे हैं और 45 ही पंक्तियां हैं पूरे बागीचे में। ठीक, ये समझ गए आप।
अब इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 87 है, एक पुस्तक का मूल्य इतना है, इसी प्रकार इतने पुस्तकों का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अगर आपको जैसे एक पुस्तक का मूल्य 5 रुपए पता होता है, आपको 3 पुस्तक का मूल्य निकालना है तो 5 में 3 का गुणा करके 15 निकल जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे आपको पुस्तकों का मूल्य अगर निकालना है, पुस्तकों का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, एक पुस्तक का मूल्य और गुणा पुस्तकों की संख्या। तो एक पुस्तक का मूल्य इतना है और जो पुस्तकों की संख्या है उससे उसमें गुणा कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 5x² प्लस 2x प्लस 1। ये प्रश्न भी हम पहले ही कर चुके हैं इसी अति लघुत्तरी में, लेकिन मैं आपको करके दिखा दे रहा हूं, नहीं तो आपको खोजना पड़ेगा अलग अलग पार्ट में। अब देखिए 5x² का पूरा गुणा होगा 2x प्लस 5 में, और फिर 2x का गुणा होगा, हर एक पद का गुणा इस पूरे ब्रैकेट में होगा। ठीक इसी तरीके से गुणा किया जाता है बीजीय व्यंजकों का। ये लाइन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये समझ में आना चाहिए आपको। देखिए 5x² का गुणा इस पूरे ब्रैकेट में होगा, फिर प्लस 2x का गुणा इस पूरे ब्रैकेट में होगा, फिर प्लस 1 का गुणा इस पूरे ब्रैकेट में होगा। यही मैंने यहाँ पे लिखा है। अब गुणा कर दीजिए ब्रैकेट। अब 5x² का गुणा इन दोनों पदों में होगा, तो 2x में जब होगा तो 5 का गुणा 2 में करेंगे 10, और x² का गुणा होगा x में तो x³ 10x³ प्लस 25x² प्लस 4x² प्लस ये हो गया 10x प्लस ये 2x धन 5। एक का गुणा हुआ उतना ही रह जाएगा, तो ये आ गया आपका 10x² और ये 25 और 4 29x², ये x³ है। ये है आपका 10x³ और ये 25x² और 4x², ये कितना हो जाएगा 29x² प्लस 12x प्लस 5। यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न संख्या 88 है, ऋण 1/2 तथा 5/4 मध्य दो समदूरस्थ संख्या ज्ञात कीजिए। यहां देखिए कुछ छूट रहा है, क्या प्रश्न में है, एक बार प्रश्न में पढ़ता हूं आपके लिए। प्रश्न में है के मध्य, देखिए यहां पे के छूट रहा है, लिखा हुआ है कि ऋण 1/2 तथा 5/4 के मध्य दो समदूरस्थ संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये नई चीज आप सुन रहे होंगे कि समदूरस्थ संख्या। अब समझिए इस बात को कि यहां पे एक संख्या है और एक संख्या यहां पे। संख्या रेखा आप सभी ने देखा है कि संख्या रेखा कैसी होती है, शून्य होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, 3 होता है, 1 2 3। ये संख्या रेखा आपने सबने देखा होगा, 0 1 2 3 4 इस तरीके से ये, और इधर -1 -2 -3 इस तरीके से ये आपकी संख्या रेखा होती है। अब इसी संख्या रेखा पे अगर दो संख्याएं अगर आपको दी गई हैं और बोलता है कि इन दोनों संख्याओं के बीचों बीच संख्या निकालिए, तो बहुत आसान होता है, दोनों संख्याओं को जोड़ के आधा कर दीजिए, बीचों बीच आपको मिल जाता है। ठीक, अब इसमें होता क्या है, इसमें दोनों संख्याओं की जो दूरी होती है, अगर x दूरी यहां से है, मतलब x डिफरेंस यहां से है, तो x डिफरेंस यहां से भी। दूरी कैसे निकलती है, जैसे हम घटा के ही दूरी निकालते हैं, मतलब ये कहीं 5 किलोमीटर पे है, ये जगह 25 किलोमीटर पे है, तो 25 में से 5 घटाया, दोनों के बीच 20 किलोमीटर की दूरी है, 20 का आधा किया, ये 10 किलोमीटर हुआ, 10 किलोमीटर ये, 10 किलोमीटर ये, तो मतलब इस तरीके से होता है। ठीक, अब समझिए कि ये तो एक संख्या अगर बीचों बीच खोजनी है तब तो आपने खोज लिया, यही आपका समदूरस्थ हो गया। इसको हम बोले कि इस और इस संख्या के बीच एक समदूरस्थ संख्या ज्ञात करिए, तो ऐसे ही ज्ञात हो जाएगा। लेकिन यहां पे क्या बोला है, यहां पे बोला है कि दो समदूरस्थ संख्याएं। जब दो समदूरस्थ संख्याएं बोल दिया तो यहीं पे थोड़ा सा आपको दिमाग और लगाना है। दो समदूरस्थ संख्याएं
मतलब कि सभी संख्याओं की जो बीच की दूरी होगी वो हमेशा समान होगी। अब इस दो संख्या को आपको एडजस्ट करना है। एक मान लेते हैं यहां आपने एडजस्ट किया, एक यहां पे एडजस्ट किया, तो अब देखिए कि कितने स्पेस बन रहे हैं, कितनी जगहें बन रही है। एक इस संख्या से इस संख्या के बीच की दूरी, ठीक, पहली संख्या जो आपने निकाला, फिर इस संख्या से इस संख्या के बीच की दूरी, दूसरी जो संख्या आपने निकाला, और फिर वो संख्या जिसके समदूरस्थ संख्या आप ज्ञात कर रहे हैं। यानी कि यहां पे देखिए -1/2 और यहां पे आपका 5/4, और यहां पे मान लेते हैं पहली समदूरस्थ संख्या a और दूसरी समदूरस्थ संख्या b। ठीक, तो अब इन दोनों के बीच जितना गैप होगा, मान लेते हैं x का अंतर होगा, और इन दोनों के बीच x का अंतर होगा, इन दोनों के बीच भी, और ये भी x का अंतर होगा। अब समदूरस्थ का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि दो संख्याओं के बीच अगर आप दो समदूरस्थ संख्या खोजेंगे तो आपको ऐसे दूरी मेंटेन करनी पड़ेगी, मतलब सभी में बराबर दूरी हो, बस आपको इतना ध्यान रखना होगा। अगर यहीं पे बोल देता कि 4 समदूरस्थ आप निकालिए, तो 4 भाग आप करते, यहीं पे 4 पार्ट होता, और जितने ही समदूरस्थ संख्या आप करेंगे उससे एक एक्स्ट्रा होगा, एक एक्स्ट्रा पार्ट आपको खोजना पड़ेगा। जैसे दो समदूरस्थ संख्या आपने लिया तो 3 भाग में बटा, और चार, अगर 3 संख्या खोजेंगे तो 4 भाग में बटेगा। ठीक, ये समझ गए आप। अब इतना अगर आप समझ गए हैं तो अब आप सॉल्व बस आपको करना है। अब आपका बस कैलकुलेशन है, यहां तक आपके समझने का पार्ट था। आप अब समझ गए हैं कि दो समदूरस्थ संख्या अगर हमको चाहिए तो दो संख्याएं हैं उनके बीच में जो डिफरेंस है, उनके बीच में जो संख्याओं की दूरी है उसको हमको 3 भाग में बांटना है। जैसे एक एग्जांपल देके आसान सा मैं जल्दी से आपको बता देता हूं कि देखिए यहां पे एक संख्या मान लेते हैं 9 और 18। अगर इसके बीच में हमको दो समदूरस्थ संख्याएं निकालनी है तो हम क्या करेंगे, 18 में से 9 घटाएंगे, हमको मिल जाएगा 9। ठीक, मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ गया, 9, और इसी 9 को 3 भाग में डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ गया, 3। तो यहाँ पे 3 की दूरी पे आप संख्याएं बिठा दीजिए, तो 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12, और 12 में 3 जोड़ा तो 15। यानी कि यहाँ पे दो समदूरस्थ संख्याएं हमको मिल गई। अगर 9 और 18 के बीच में दो समदूरस्थ संख्या पूछता है तो क्या होगा, 12 और 15। ठीक, सबके बीच का जो डिफरेंस होगा वह कितना होगा, 3 होगा। आप देख लीजिए, 9 में 3 जोड़ा 12, 12 में 3 जोड़ा 15, 15 में 3 जोड़ा 18। तो ऐसा ही कुछ हमारा यहाँ पे जो दो संख्याएं दी गई हैं उनका यहाँ पे बनने वाला है। तो चलिए देखते हैं, आपके लिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल हो गया यहाँ पे जिससे आप सीख पाए हैं। ठीक, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। तो बड़ी संख्या हमारा 5/4 और छोटी संख्या जो है उसको घटा लेते हैं, वह कितना है, -1/2 है। तो देखिए अब नेगेटिव ये खुद ही है तो माइनस का गुणा माइनस प्लस, तो 1/2। अब हर समान कर लीजिए तो 4, और इसके बाद ये 5 और धन 2, 7/4। यानी कि पूरा जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच का वह 7/4 का है, और यहाँ पूरा डिफरेंस क्या था, 9, जिसको हमने 3 भाग में बांटा तो 3 आया था। अब इसको भी हमको 3 भाग में बांटना है। ठीक, तो 3 भाग में जब बांटेंगे, ठीक, इसको 3 भाग में बांटने पर 3 भाग करने पर 7/4 भागा 3 हो जाएगा, और ये एक, इस एक का गुणा 7 में हो जाएगा, और इसमें 3 का गुणा 4 में हो जाएगा, 7/12। ये कितना आ गया, 7/12। यानी कि इस x का जो मान आ गया वह 7/12 आ गया। यानी कि -1/2 में अगर हम 7/12 जोड़ दें तो हमको a मिल जाएगा। तो a बराबर कितना हो जाएगा, -1/2 + 7/12। जोड़िए, पूरा का हर 12
और इसका हो जाएगा -6 धन 7, यानी कि 1/12। इसका मान कितना आ जाएगा, a का मान जो आ जाएगा वह 1/12 हो जाएगा। और b का मान निकालिए तो b का मान क्या होगा, a प्लस एक्स, यानी कि 1/12 धन 7/12। ये कितना हो जाएगा, ये 8/12 मान आ जाएगा। b का मान कितना हो गया, 8/12। ठीक, तो ये दो वैल्यूज हमारी आ गई। यही हमको दो समदूरस्थ संख्याएं निकालना था, a का 1/12 और 8/12। सिंप्लीफाई करके लिखना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं 3/4। 3 बटे नहीं, 2 इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 2/3। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने a और b का मान निकाल लिया। आपके बुक में जो राजन सीरीज में सॉल्यूशन दिया है वह सॉल्यूशन पूरा गलत है, उसके अकॉर्डिंग मत चलिएगा। यहाँ पे बहुत अच्छे से चीजें आपको मैंने समझा दिया है कि समदूरस्थ होता क्या है। ठीक, तो अगर प्रश्न आता है आपके परीक्षा में तो ऐसे ही आपको हल करके आना है। इसके बाद देखिए 89 है, a के पावर 5 इंटू बी माइनस a b के पावर 5 का गुणनखंड कीजिए। a के पावर 5 इंटू बी माइनस a b के पावर 5, ये हो गया। अब यहां पे आपको गुणनखंड करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहां पे आप पहले तो देखिए कॉमन क्या मिल रहा है। तो यहाँ a है और b है, कम से कम आपको ए बी कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा a के घाते 4 और यहाँ पे बचेगा b के घाते 4, क्योंकि यहाँ a के घाते 5 है तो a तो है ही और b भी है, तो a b कॉमन ले लिया। और यहाँ भी a के घाते 1 था और b के घाते 5 था, तो a b कॉमन मिल गया हमको। और ब्रैकेट में बचा हमारा क्या, a के घाते 4 माइनस b के घाते 4, जिसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, a के घाते 2 के घाते 2 माइनस b के घाते 2 के घाते 2। अब यहाँ पे a स्क्वायर का स्क्वायर आप बनता हुआ दिख रहा है। देखिए कहीं पे अगर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिखते हैं एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक, तो यहीं पे अगर हम लोग कहीं पे अगर लिखा हो क्या, x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, तो उसको क्या लिखेंगे, एक ब्रैकेट में x प्लस y और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस y। ठीक, अब समझ लीजिए कि यहां पे a स्क्वायर बराबर क्या है, x है, और b स्क्वायर बराबर क्या है, y। ठीक, a स्क्वायर की जगह अगर x लिख दिया जाए तो क्या होगा, देखिए एक बार मैं लिख के आपको दिखा दे रहा हूं ताकि समझ में आ जाए आपको। ए स्क्वायर की जगह हमने x लिख दिया और यहाँ पे भी स्क्वायर था तो आके स्क्वायर लग गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर, और इसी तरीके से ये वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो समझ गए आप क्या खेल है। तो इसको हम वैसे ही कर लेते हैं अब जैसे ये होना चाहिए। ठीक, तो अब यहाँ पे फॉर्मूला हम लगा देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर की जगह हमारा क्या है, ए की जगह क्या है, ए स्क्वायर है पहले से ही, तो एक ब्रैकेट में लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए बी और इसके बाद a इंटू बी है और इसके बाद क्या है, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और फिर आगे ब्रैकेट में क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फिर फॉर्मूला लगाइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस बी। ये आपका उत्तर हो जाएगा, यही गुणनखंड हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आपने देखा फॉर्मूले में फॉर्मूला हमने लगाया है, बहुत ही आसानी से हमारा गुणनखंड हो गया है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 90 है, एक आयताकार मैदान 190 मीटर लंबे तार से घिरा है। यदि मैदान की लंबाई उसके चौड़ाई की 3/2 गुनी हो, यानी कि 1.5 गुनी हो, तो मैदान की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब देखें ये यहाँ पे बोल रहा है कि एक आयताकार मैदान है, एक आयताकार मैदान है, और मैदान के विषय में क्या बताया है कि ये जो है 190 मीटर
लंबे तार से घिरा हुआ है, मतलब कि यहां से एक तार इस तरीके से बांधना शुरू हुआ और फिर यहां से इस तरीके से ले गए होंगे, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से। यानी कि जो तार की लंबाई होगी, तार की लंबाई होगी वह किसके बराबर होगी? वह बराबर होगी आयत के परिमाप के। ये आप समझ पा रहे होंगे। ठीक, जो घेरने में तार लगा होगा वह किसके बराबर होगा? लंबाई धन चौड़ाई धन लंबाई धन चौड़ाई। तो यही होता है आयत का परिमाप। तो तार की लंबाई कितनी है? 190 मीटर दी गई है। और आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं चौड़ाई x है तो लंबाई कितनी होगी? लंबाई उसकी चौड़ाई की 1.5 गुनी है, बता दिया। तो 3/2 गुना है, तो यही 3/2 गुणे x हो जाएगा लंबाई। तो लंबाई हमारा हो गया 3/2 गुणे x और चौड़ाई है x। तो ये हमारा, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यही आपको उत्तर दे देगा। अब 2 से गुणा करिए, तो यहाँ पे देखिए 2 से जब गुणा होगा तो ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3x और ये 2x। 190 बराबर 5x और x बराबर लिख सकते हैं 190/5। 5 से काटिए, 5 त्रिक 15 और 4 और 5 अट्ठे 40। x का मान कितना आ गया? 38 और मीटर में आएगा, लंबाई है। तो ये हो गया आपका, जो चौड़ाई हो गई इस आयत की वह कितनी हो गई? 38। और अगर लंबाई देखा जाए तो लंबाई कितनी आएगी? इसी का 1.5 गुना कर दीजिए, 38 का आधा यानी कि 19। 19 जोड़ दीजिए इसी में, तो कितना आ जाएगा आपका? 57। 19 दिया, ये आपका हो जाएगा 57, 57। ये आपका उत्तर हो जाएगा। लंबाई हो गया आपका 57 मीटर और चौड़ाई हो गया 38 मीटर। आपसे क्या पूछा था? मैदान की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो लंबाई और चौड़ाई दोनों आपने निकाल दिया बहुत ही आसानी से। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 91। 8x धन 21/4 बराबर 3x धन 6 को हल कीजिए। तो ऐसे में जब हल करने को बोलता है तो आपको जो चर के पार्ट हैं, जो एक्स वाई वाले जो पार्ट रहते हैं उनको एक तरफ करना रहता है और जो कांस्टेंट होते हैं उनको एक तरफ। तो देखिए 8x धन 21/4 लिखा हुआ है, इसको उधर भेज दीजिए और 3x को इधर ले आइए। तो धन 3x है बराबर के उधर, इधर आएगा तो -3x हो जाएगा। और इधर 6 है और ये धन 21/4 उधर जाकर के -21/4 हो जाएगा। और ये घट जाएगा तो 5x और यहां घटाइए, हर समान करिए 4। 6 चौक 24 -21। 5x बराबर 3/4 हो गया और x बराबर कितना हो गया? 3/4 के बटे 5 बटे 1। 1 का गुणा 3 में और 5 का गुणा 4 में, तो 3/4 बचे 20। x का मान कितना आ गया? 3/20, यही मान हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 92 है। हल कीजिए। 2 समीकरण दिए हैं, x + 2y बराबर 7 दिया है और 2x + y बराबर 5 दिया है। तो बहुत ही आसान है, 2 चर हैं, मतलब 2 चर कौन से हैं? एक x है, एक y है। x और y का मान कुछ भी हो सकता है, ठीक। और 2 समीकरण आपको दिए गए हैं, ये आपका पहला समीकरण हो गया, ये दूसरा समीकरण हो गया। इन्हीं दोनों समीकरणों के मान से हम x और y का मान निकाल सकते हैं, ठीक। अब कैसे निकाल सकते हैं? 2 विधियां होती हैं, एक प्रतिस्थापन विधि होती है, एक विलोपन विधि होती है। तो कोई भी विधि यहाँ पे हम अपना लेते हैं, ठीक है। तो हम विलोपन विधि अपनाएंगे तो समीकरण 1 में 2 से गुणा कर समीकरण 1 में 2 से गुणा कर समीकरण 2 को घटाने पर
घटाने पर क्या होगा देखिए, समीकरण में एक से, तो समीकरण एक में 2 से गुणा करना है, तो 2 से गुणा होगा तो पूरे दोनों तरफ होगा। अब 2 से गुणा होगा तो कैसे होता है देखिए, 2 का गुणा x धन 2y में इधर हो जाएगा और बराबर 7 में गुणा हो जाएगा 2 से, इस प्रकार गुणा होता है। तो इस प्रकार जब गुणा होगा तो लिखा कितना जाएगा, लिखा कितना जाएगा 2x धन 4y ये हो जाएगा और बराबर 14, और उसके बाद समीकरण एक में 2 से गुणा हो गया, कर समीकरण 2 को घटाने पर, अब समीकरण 2 को घटा दीजिए, समीकरण 2 वैसा का वैसा ही है, समीकरण 2 में हमने कोई चेंज नहीं किया, बस हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 2 को घटा रहे हैं। तो घटाएंगे तो ये नीचे वाले जितने हैं इनका चिन्ह जो है परिवर्तित हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 2x था माइनस 2x हो जाएगा, ये प्लस y माइनस y, और ये प्लस 5 माइनस 5। अब देखिए 2x में से 2x घट जाएगा तो ये पूरा कैंसल हो जाता है, तो इसी को बोलते हैं विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। अब 4y में से y घट जाएगा तो 3y बचेगा, और 14 में से 5 घट जाएगा तो 9 बचेगा। y बराबर 9/3, यानी कि y का मान कितना आ गया 3, y का मान 3 आ गया, तो इसको उठा करके किसी भी समीकरण में रख दीजिए, आपको x का मान निकल जाएगा। अब y का मान यहां से निकल गया है 3, तो y का मान यहीं पे लिख सकते हैं, y का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या होगा 2x, और फिर y की जगह कितना लिखा जाएगा 3 बराबर 5। समीकरण 2 कितना है 2x प्लस वाई बराबर 5, तो 2x प्लस वाई की जगह 3 रख दिया बराबर 5, 2x बराबर हो जाएगा 5 माइनस 3, यानी कि 2x बराबर 2 हो जाएगा और x बराबर 1 हो जाएगा। x का मान कितना आ गया 1, x की वैल्यू आ गई 1। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे y का मान 3 और x का मान 1 आ गया, यही आपका समीकरण का हल है। आप चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पे 1 रखिए, यहाँ पे 3 रखिए, 1 धन 2 गुणे 3 यानी कि 1 धन 6, तो 1 और 6 जुड़ के 7 हो जाएंगे, जो कि इसके बराबर होगा। इसी तरीके से इसमें रख लीजिए, तो 2 गुणे 1 2 और धन 3 5, 5 बराबर 5, ये भी सेटिस्फाई। तो दोनों भी समीकरण जो हमने निकाला है एक्स वाई का मान, वो हम रख के देख सकते हैं, समीकरण हमारा बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है एक्स और वाई का मान। इसका मतलब क्या है कि हमने सही सॉल्व किया है। ठीक है, तो आपके पूरे सिलेबस में जो जितने भी यहाँ पे राजन सीरीज में अति लघुत्तरीय प्रश्न थे वो इतने ही थे, प्रश्न संख्या 92 तक। यहाँ तक पूरा मैंने आपको सॉल्व करा दिया। कुछ ट्रिकी प्रश्न थे, कुछ आपके सीरीज में गलत प्रश्न दिए हुए थे, वो सारे प्रश्न मैंने सही करके सॉल्व करा दिए हैं। ठीक, तो इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, सभी आपके जितने भी खास मित्र हैं सभी मित्रों में और ग्रुपों में शेयर करिए, ताकि सभी लोगों तक यह क्लास पहुंचे और सभी लोग लाभ उठा पाए। ठीक है, बस इन्हीं शेयर के वजह से क्या होता है कि बच्चे जो है उनके तक क्लास नहीं पहुंचता और वो समय पे पढ़ते नहीं और बैक आ जाती है, और बैक जो है साल साल भर झेलनी पड़ती है। तो अभी तुरंत कोई भी समय हो आप शेयर कर दीजिए और इस क्लास को लाइक कर दीजिए। देखिए इतने प्रश्न में करा दिया, बहुविकल्पी और अति लघुत्तरीय पूरा कंप्लीट करा दिया हूं। इसके बाद अगर आप लोग अधिक शेयर करेंगे और अधिक आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि लघुत्तरीय प्रश्न आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, उसी अनुसार मैं आपको यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा। नहीं तो ऐप पे तो क्लासेस आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, लघुत्तरी का पूरा सोल्यूशन आपको ऐप पे मिलेगा। ऐप का नाम है अस्तित्व एकेडमी, जिसका लिंक जो है वह नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहां पे आपको पूरा सेकंड सेमेस्टर के सभी विषयों के नोट्स, चैप्टर वाइज क्लास, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज जो आप खुद से दे सकते हैं, अपना आंसर मिला सकते हैं, और आपको राजन सीरीज का पीडीएफ, पवन सीरीज का पीडीएफ, और जो डाउट आपके रह जाएंगे वो डाउट का सलूशन, आपको ये सारी चीजें मिल रही है अस्तित्व एकेडमी ऐप पे। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। कोई भी डाउट हो तो यहाँ पे हमारा कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है, तुरंत आप कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आगे की क्लासेस में। तब तक आप ऐसे बने रहिए, सभी विषयों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, पढ़ते रहिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही बने रहिए लगातार, यूट्यूब पे भी पढ़ते रहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।